और सबसे पहले बात सीबीएसई 12वीं के मार्किंग सिस्टम पर जारी हंगामे की। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक कंपनी है जिस पर विपक्ष दागदार होने के आरोप लगा रहा है, क्वैम्ट एंड टेक नाम की इस कंपनी को ही सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू करने का ठेका मिला था। लेकिन अब टेंडर प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले टेंडर में सख्त नियम, लेकिन कोई नहीं आया। दूसरे टेंडर में भी सख्त नियम, इसमें भी कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। तीसरे टेंडर में अचानक से नियमों में ढील दी जाती है और क्वैम्ट नाम की कंपनी को ठेका मिल जाता है। तो सीबीएसई की इसी कथित गड़बड़ झाले वाली टेंडर प्रक्रिया को लेकर आज कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला। जयराम रमेश और राहुल गांधी ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने दावा किया कि क्वैम्ट को फायदा पहुंचाने के लिए सीबीएसई ने नियमों में लगातार ढील दी। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों बदले गए नियम, किसके कहने पर बदले गए। और देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो तो ये कि टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी के आगे क्वैम्ट ने बाजी कैसे मार ली। क्या किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सीबीएसई ने नियमों में ढील दी? आज के इस शो में हम इसकी एक एक कड़ी को आपस में जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए सीबीएसई की टेंडर प्रक्रिया क्या है। सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करने के लिए 3 बार टेंडर निकाले थे। पहली बार फरवरी महीने में कोई बोली नहीं लगी, मतलब पहले दौर में टेंडर के लिए सीबीएसई को कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। दूसरे दौर में पिछले साल मई महीने में तकनीकी रूप से कोई योग्य बोली लगाने वाला नहीं मिला। और आखिर में यानी अगस्त में तीसरी बोली में क्वैम्ट ने बाजी मार ली, यानी उसे ओएसएम का टेंडर दे दिया गया। लेकिन आरोप यही है कि तीसरे टेंडर के लिए नियमों में बहुत ज्यादा ढील दे दी गई। एक बात ध्यान देने वाली है कि सीबीएसई 2026 से ही ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करना चाहता था, लेकिन पहले 2 दौर के टेंडर के लिए जब कोई बोली नहीं लगी तो ऐसे में तीसरा टेंडर अगस्त 2025 में जारी कर दिया गया। यह वो समय था जब 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ओएसएम सिस्टम लागू करने में केवल 6 महीने ही बचे थे। तो इसका मतलब बड़ा साफ है, कहीं ना कहीं सीबीएसई हड़बड़ी में था और इसी हड़बड़ी का नतीजा अब जाकर सामने दिख रहा है, जब लाखों छात्र मार्किंग में गड़बड़ी और स्कैन्ड कॉपी बदलने का आरोप लगा रहे हैं। तो आगे की कहानी समझने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि आखिर ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी होता क्या है। दरअसल यह मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और व्यावसायिक दुनिया में उपयोग किए जाने वाला एक शब्द है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इसे किसी कंपनी या संगठन द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक दस्तावेज मान सकते हैं। इस दस्तावेज के माध्यम से बाहरी विक्रेताओं यानी वेंडर्स, ठेकेदारों या सेवा देने वाली कंपनियों से किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए व्यावसायिक प्रस्ताव और बोलियां आमंत्रित की जाती हैं और फिर तकनीकी मानदंडों को पूरा करते हुए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को उस काम का ठेका दे दिया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई के अधिकारियों ने शुरुआती दोनों रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नियमों को तीसरे आरएफपी के लिए बदल दिया। तो रिपोर्ट के अनुसार उन्हें शुरुआती दोनों रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कई कमियां और ऑपरेशनल इश्यूज नजर आए। सीबीएसई का कहना यह कि तीसरे प्रपोजल में इन कमियों को दूर किया गया, प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक बनाने और सफल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तों में ढील दी गई और फिर टेंडर जारी कर दिया गया। एक और ध्यान देने वाली बात यह कि ओएसएम सिस्टम लागू करने से पहले टीचर्स ने सीबीएसई को चेतावनी दी थी। दरअसल इसी साल जनवरी महीने में ओएसएम सिस्टम को लागू करने के लिए 2 दिवसीय ड्राई रन किया गया। ड्राई रन यानी ओएसएम सिस्टम को लागू करने से पहले उसका टेस्ट किया गया था। पूरे देश में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू करने से पहले यह ओएसएम सिस्टम का एकमात्र टेस्ट था। इस ड्राई रन में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों ने सीबीएसई को चेतावनी दी थी कि देश भर में लागू करने से पहले इस प्रणाली को कम से कम 1 या 2 साल की और तैयारी की आवश्यकता है। ऐसे में यह बात हैरान करने वाली है कि आखिर सीबीएसई को इसी साल से ओएसएम सिस्टम लागू करने की क्या जल्दी थी। इसे कुछ और समय लेकर भी लागू किया जा सकता था और अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर जो गलतियां और गड़बड़ियां
अब सामने आ रही हैं वो कम से कम नहीं होती। वैसे भी किसी भी बड़े बदलाव या नए सिस्टम को लागू करने से पहले उस बदलाव या उस सिस्टम को अच्छे से टेस्ट किया जाना एक सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा है। वो भी ऐसी परीक्षा में बदलाव जिसमें हर साल लगभग 20 लाख छात्र हिस्सा लेते हैं और उनका भविष्य इसी परीक्षा पर निर्भर करता है। अगर सीबीएसई ने क्वैम्प्ट कंपनी के ओएसएम सिस्टम का कई चरणों में टेस्ट किया होता तो आज ना सीबीएसई को यह फजीहत झेलनी पड़ती, ना केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को बैकफुट पर जाना पड़ता। यहां आपको लग रहा होगा कि तीसरे टेंडर में तय मानकों को सिर्फ क्वैम्प्ट एडुटेक ने पूरा किया था और उसी ने सबसे कम बोली भी लगाई थी और इसीलिए क्वैम्प्ट को यह ठेका दिया गया। लेकिन असल कहानी इससे अलग है। दरअसल क्वैम्प्ट के अलावा भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टीसीएस ने भी तीसरे निविदा के तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। 19 नवंबर 2025 के सीबीएसई की इंटरनल कमेटी के दस्तावेजों में इस बात का जिक्र भी है। लेकिन बिडिंग यानी बोली के मामले में टीसीएस हार गई और क्वैम्प्ट ने बाजी मार ली। क्वालिटी के साथ लागत आधारित सिलेक्शन फ्रेमवर्क के तहत क्वैम्प्ट को सबसे कम बोली के आधार पर चुन लिया गया। दरअसल आपको यह लग सकता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। आखिर सीबीएसई ने जो मानक तय किए थे उसे क्वालिफाई करने वाले और सबसे कम बोली लगाने वाले को ही तो ठेका मिलना चाहिए था। लेकिन यहां भी एक झोल है। दरअसल इस फाइल टेंडर में पहले कई तकनीकी आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर दिया गया था, जिसमें से एक है स्कैन की गुणवत्ता से समझौता। तीसरे, आरएफपी में न्यूनतम स्कैनिंग रिजोल्यूशन को 300 डीपीआई और उससे अधिक से घटाकर सिर्फ पढ़ने लायक सामग्री के साथ न्यूनतम 200 डीपीआई कर दिया गया। इसके अलावा फरवरी और मई महीने में पहले 2 टेंडरों में ऑटोमेटिक या रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके आंसर शीट की रीढ़ को काटे बिना स्कैनिंग अनिवार्य की गई थी। जबकि अगस्त के तीसरे टेंडर में रोबोटिक स्कैनर की स्पष्ट आवश्यकता को हटा दिया गया था और केवल यह आवश्यक किया गया कि सेवा प्रदाता आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में स्कैनर की आपूर्ति करे। इसके अलावा अनिवार्य कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी मॉडल, इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन के मानक को उच्चतम स्तर लेवल 5 से घटाकर लेवल 3 कर दिया गया। टीसीएस ने मई महीने में दूसरी बोली के दौरान सीबीएसई को डीपीआई की सीमा को कम करने का सुझाव दिया था। टीसीएस ने यह तर्क दिया था कि 150 डीपीआई काफी होगा, साथ ही कम डीपीआई से फाइल का आकार भी छोटा होगा और छात्रों को ऑनलाइन डाउनलोड करने में समय भी कम लगेगा। पर सीबीएसई ने मई महीने में टीसीएस के इस सुझाव पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अगस्त महीने में इसी मानक को मान लिया। तो सवाल यह कि क्या यह सब बोली लगाने वालों के लिए दायरा बढ़ाने के लिए जानबूझकर किया गया या यह सीबीएसई की टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा था? हालांकि इसके अलावा दंड के नियमों में भी ढील देने के आरोप हैं। पहले स्कैनिंग में हर गलती के लिए सख्त जुर्माने का नियम था, लेकिन बाद में इसे बदलकर काफी हल्का और कम कर दिया गया। लेकिन सीबीएसई लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहा है। किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में ढील दी गई थी। उसका दावा यह कि निविदा के माध्यम से कंपनी का चयन करते समय सरकारी दिशा निर्देशों और मानदंडों का पूरी तरीके से पालन किया गया। हालांकि क्वैम्प्ट एडुटेक ने भी इस पर अब तक कोई सफाई नहीं दी है। रिपोर्ट के अनुसार क्वैम्प्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कई कॉल और मैसेज का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस विवाद के बीच आज सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के रील वीडियो ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर कई स्कूलों के टीचर्स के रील वायरल होने लगे। इन रील्स में टीचर्स को सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का बचाव करते हुए दिखाया गया। और देखिए हैरानी की बात, इन रील्स में एक ही जैसी भाषा है और बिल्कुल एक जैसा कंटेंट दिखता है। तो इसे लेकर आज यूथ कांग्रेस ने भी तंज किया। यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर सभी वीडियोस में एक जैसी स्क्रिप्ट और भाषा होने का आरोप लगाया। साथ ही इन वीडियोस का एक कोलाज भी बनाकर पोस्ट किया गया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। दरअसल कुछ दिनों पहले यह रिपोर्ट आई थी कि सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों ने देश भर के सैकड़ों स्कूलों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया था, जिनमें सरकारी, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी शामिल थे। स्कूलों को यह निर्देश दिया गया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का बचाव कैसे करना है। इसी के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आने लगे
जिनमें प्रधानाचार्यों को एक जैसे तर्क और विषयों पर बात रखते हुए देखा जा सकता है। और इन सब के बीच सीबीएसई ने 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। यह प्रक्रिया अब 1 जून से प्रारंभ होगी। पहले यह प्रक्रिया 29 मई से शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी। सीबीएसई ने यह कहा कि पारदर्शिता और त्रुटि रहित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इसे अब 1 जून से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो आंसर शीट के सत्यापन के इच्छुक छात्र 1 जून से आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। दूसरी तरफ नीट पेपर लीक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए को यूपीएससी से सीखने की जरूरत है। कोर्ट ने एनटीए से सवाल किया कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? ऐसे में जवाबदेही तय करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई चूक ना हो। सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी और नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े सुधार किए हैं। एजेंसी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के अलावा एग्जाम के आयोजन के बारे में भी बताया। एनटीए ने कहा कि वो अब आगे नीट यूजी री एग्जाम का आयोजन पूरी तरीके से लीक प्रूफ बनाने के लिए काम कर रहा है। तो हलफनामे में एनटीए ने भविष्य में नीट परीक्षा के आयोजन पर भी स्थिति स्पष्ट की। एजेंसी ने बताया कि हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी अब नीट यूजी 2026 की परीक्षा होने के बाद दोबारा बैठक करेगी। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर यह तय किया जाएगा कि आने वाली नीट परीक्षाएं सीबीटी मोड में हो या पहले की तरह पेन एंड पेपर मोड में ही जारी रहें। एजेंसी ने यह भी बताया कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। 16 नए वरिष्ठ पद बनाए गए। तकनीकी और सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आईआईटी, यूजीसी, सीबीएसई, केवीएस और इग्नू के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। परीक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है। राज्य और जिला स्तर पर नई निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में नई समितियां बनाई गई हैं। इसमें 18 राज्य स्तरीय समन्वय समितियां और 621 जिला स्तरीय समन्वय समितियां शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसियां और एनटीए के अधिकारी शामिल हैं ताकि परीक्षा के दौरान सख्त निगरानी और बेहतर समन्वय हो सके। अदालत का सुधारवादी दृष्टिकोण ज़्यादा था और संस्थागत तरीके से उसको मजबूत किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। उन्होंने अपना बेहतर पक्ष भी सामने रखा जब उन्होंने राधाकृष्णन जी को यहाँ पर पेश किया। देखिए सर, सवाल इसमें सबसे बड़ा ये है कि ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर अभी सरकार की तरफ से भी चीज़ें पेंडिंग हैं। जो अभी इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरीके से चीज़ें हैं, एग्ज़ाम सर पे है, 21 जून को एग्ज़ाम है, तो तुरंत जो है एनटीए के खिलाफ कोई एक्शन लेना जो है अपने आप में संभव नहीं है। कोर्ट के लिए भी कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास भी कर देता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी टफ है। कोर्ट अभी क्योंकि आज जजमेंट नहीं दिया है, कोर्ट ने मैटर को पेंडिंग रखा है, मॉनिटर करेगी इस मैटर को और उसके बाद डिसाइड लेगा। और मीनवाइल अगर 21 जून के एग्जाम में कोई गड़बड़ी आती है तो उसके बाद जो है कोर्ट जरूर इस पे करेगी। एनटीए का एफिडेविट भी कोर्ट के सामने था और जो चेयरपर्सन है राधाकृष्णन, जो फॉर्मर इसरो के चेयरमैन हैं, और जो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी वंशिका यादव केस के बाद, उसके भी चेयरपर्सन है, वो खुद इन पर्सन अपीयर कर रहे थे कोर्ट के सामने। तो काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई एफिडेविट को लेकर और ये भी पहला क्वेश्चन कोर्ट के सामने से आया कि ऐसी क्या चीज़ें थी कमेटी की रिपोर्ट की जो कि नहीं कंप्लाई करी गई, उस पर भी चर्चा हुई। यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना कंसर्न जताया और उन्हें ये एक स्टेटमेंट दिया कि पीएम खुद इस नए एग्ज़ाम, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, उनको खुद मॉनिटर करेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। एनटीए की दलीलों और सरकार के दावों के बीच विपक्ष सिर्फ आश्वासन मानने को तैयार नहीं है, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर नीट पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में एयरफोर्स के इस्तेमाल पर निशाना साधा है।